डीसी वर्सेस केकेआर पॉइंट्स टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है क्योंकि केकेआर की टीम के 9 मैचेस में 7 पॉइंट्स हैं और अगर सारे मैचेस केकेआर की टीम जीत लेती है तो 17 तक पहुंच जाएगी और 17 पर क्वालिफिकेशन हो भी सकता है। जो मैचेस बचे हुए हैं उसमें आरसीबी के खिलाफ 13 मई को, जीटी के खिलाफ 16 मई को, एमआई के खिलाफ 20 मई को, डीसी के खिलाफ 24 मई को इनको दोबारा मैच खेलना है। और जो टीमें सामने हैं उसमें 2 बड़ी टीमें हैं, 2 छोटी टीमें भी कह सकते हैं क्योंकि वो बॉटम हाफ की टीमें हैं, तो बराबरी का मुकाबला आप कह सकते हैं कि वो मैचेस जीते भी जा सकते हैं। लेकिन क्या केकेआर की टीम वो मैचेस जीत पाएगी? 3 में 3 जीत के आ रहे हैं, स्पेशली इनके स्पिनर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ मैचेस में, और इनकी सक्सेस के पीछे जो वजह रही है वरुण चक्रवर्ती, जो पिछले कुछ मैचेस में स्ट्रगल कर रहे थे आईपीएल के शुरुआती दौर में, उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। एसआरएच के खिलाफ वो मैन ऑफ द मैच भी थे, 3 विकेट भी उन्होंने लिए, प्लस सुनील नरेन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। और हुआ क्या है, पिछले 3-4 मैचेस में आधा आईपीएल गुजरने के बाद केकेआर ने ये रियलाइज किया कि हमारी स्ट्रेंथ तो स्पिनर्स हैं, ना हमारे बैट्समैन उतना कंसिस्टेंट बेसिस पर अच्छे विकेट पर रन बना रहे हैं या उतने इंपैक्ट के साथ खेल रहे हैं, ना हमारे पास उतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं कि जिनको खिला के हम मैचेस जीत सकते हैं। अब हमारे पास ले दे के स्पिनर्स हैं, 2 ये हैं प्लस अनुकूल रॉय हैं और 2 बाहर बैठे हुए हैं जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जो किसी भी टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का दम रखते हैं। तो क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ पे खेला जाए? ये चीज़ उन्होंने काफ़ी लेट रियलाइज़ की और अपनी स्ट्रेंथ पर कुछ मैचेज उन्होंने खेले, लो स्कोरिंग मुकाबले, और स्पेशली सामने वाली टीमों ने भी कुछ विकेट्स इनको ऐसे दे दिए जो इनके स्पिनर्स को सूट करते थे। तो फिर वहां पर परफॉर्मेंस करके दिखा दी इनके स्पिनर्स ने और लो स्कोरिंग मुकाबले हो गए। फिर बल्लेबाजी पर भी उतना प्रेशर पड़ा नहीं और फिर उसमें भी रिंकू सिंह ने जिस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके दिखाई है पिछले 3 मैचेस में, जो इंपैक्टफुल पारियां उन्होंने खेली आईपीएल क्रिकेट इतिहास का, उन्होंने अपना सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया। फिर सुपर ओवर में वो पारी खेली, फिर जो कूल एंड काम रहते हैं प्रेशर सिचुएशन में चेज के टाइम, वो सब चीज़ें रिंकू सिंह ने भी दिखाई। जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिनके रन नहीं आ रहे थे, स्ट्राइक रेट को लेकर के सवाल उठ रहे थे, कंसिस्टेंसी को लेकर के सवाल उठ रहे थे, तो बल्लेबाजी भी आ गई, गेंदबाजी भी आ गई, प्लस अंग्रेश रघुवंशी वो तो कंसिस्टेंट रहे हैं, उन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं, अच्छा खेला है। और भले ही बड़े रन उतने ना बने हों उनकी तरफ से, बट जब लो स्कोरिंग मुकाबले होने लग जाते हैं तो फिर आपके 40-50 रन बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो फिर और इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस फिन एलन की भी वापसी हो गई अब इस टीम में, कॉम्बिनेशन बीच में चेंज हुए थे लेकिन अभी फिन एलन के पास ये टीम वापस से आ गई, जिन्होंने पिछले मैच में इस टीम को एक जबरदस्त फ्लाइंग स्टार्ट भी दिलाया था, स्पेशली पैट कमिंस के ओवर में उन्होंने जिस तरह से बाउंड्रीज लगाई थी। अब आ जाइए डीसी की तरफ। डीसी की टीम पॉइंट्स टेबल में जहां पर है तो है, उसके पीछे की वजह अब क्रिकेटिंग नहीं है। क्रिकेटिंग वजह पर हम बहुत बात करते रहे कि मिचेल स्टार्क देर से आए, लुंगी एंगीडी इंजर्ड हो गए, बैटिंग कोलैप्स हो रहा है, पतुम निशंका नहीं खेल रहे हैं, बट अब रीजन जो है ना वो नॉन क्रिकेटिंग है, उस पर भी बात कर ली जाए। और सीधा सवाल यह है कि अभिषेक पोरेल और पृथ्वी शॉ, इन 2 खिलाड़ियों को इस टीम ने लिया था, क्या अभी तक वो एक भी मैच खेलना डिजर्व नहीं करते थे? पृथ्वी शॉ की बात अगर करें, अभिषेक पोरेल को मौके क्यों नहीं मिल रहे? 2 साल पहले या पिछले साल वो प्लेयर हर मैच खेल रहा था पिछले 2-3 साल में, लेकिन अब सडनली उसको एक भी मैच नहीं मिल रहा। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी था, डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार बहुत अच्छा करके आया, वो हर फॉर्मेट में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए, चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे 50 ओवर क्रिकेट हो, उसके बावजूद उनको एक आईपीएल टीम में जगह नहीं मिल रही है। कुछ तो वजह है। और आप देखिए ये जो टीमें हैं ना, डीसी हो गई, केकेआर हो गई, पंजाब हो गई, कुछ और टीमें हैं जिनमें एक से ज़्यादा मालिक हैं, वो सब टीमें ऐसे ही चलती हैं। ये दिल्ली की टीम में क्या है कि 2 साल जेएसडब्ल्यू, 2 साल जो है वो जीएमआर ग्रुप के पास रहता है और रिजीम चेंज होती है, सपोर्ट स्टाफ चेंज होता है, प्लेयर्स चेंज होते हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती हैं, पूरा एक तरह से लॉबिंग होती है। अभिषेक पोरेल को कौन लेके आया था? सौरव गांगुली आते हैं जेएसडब्ल्यू के कोटे से। अब उनके कोटे का प्लेयर इस रिजीम में कैसे खेल जाए? तो यहाँ पर एक तरह से ये हुआ कि जो जीएमआर ग्रुप है उसके जो प्लेयर्स हैं, उनके लाए हुए जो प्लेयर्स हैं, उनका जो लाया हुआ सपोर्ट स्टाफ है, वो अपनी पसंद के प्लेयर खिलाएगा, दूसरे के पसंद वाले प्लेयर नहीं खेलेंगे। ऑनर्स की लॉबिंग होती है तो एक तरफ होती है, कई बार कोचेस भी ऐसा करते हैं कि वो जिस कोटे से आ रहे होते हैं, स्टेट का कोटा होता है ना, कि गुजरात लॉबी है, कोई मुंबई लॉबी है, कोई दिल्ली लॉबी है, कोई कहीं की लॉबी है, ये हर टीम में आपको दिखता है। हर टीम में कहीं कहीं छोटे छोटे से ग्रुप्स बने हुए हैं, वो अपने कुछ प्लेयर्स लेके आते हैं, खिलाते हैं, फर्क नहीं पड़ता टीम की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है नहीं हो रही है। तो एक तरह से यहाँ पर भी थोड़ा सा गुजरात लॉबी कह सकते हैं, आप जो भी कह सकते हैं कि देखो अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया, डिजर्व करते थे नहीं करते थे वो सेकेंडरी चीज हो जाती है, बट इस टीम में केएल राहुल को भी कप्तानी ऑफर की गई थी। केएल राहुल क्यों नहीं बने? क्योंकि केएल राहुल को पता था, वो लखनऊ सुपर जायंट्स में ये सब देख चुके थे कि वहां पर भी कैसे होता है, यहां पर भी कैसे होता है, वो पंजाब की टीम में भी ये सब देख चुके थे। केएल राहुल इंडिया की
कप्तानी करने के लिए तैयार हैं, बट वो आईपीएल की फ्रेंचाइजी की कप्तानी नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर कहानी बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पर आपको सबको बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिसीजन क्रिकेटिंग ना होके नॉन क्रिकेटिंग भी होते हैं। बट क्रिकेटिंग का अगर डिसीजंस पे बात कर ली जाए तो मेनली जो बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं, 4 में 3 बार इनका बैटिंग कोलैप्स हो गया, आरसीबी के खिलाफ हो गया, पिछले मैच में हो गया, एक बार इन्होंने 225 भी चेज डाउन करके दिखा दिया आरआर के खिलाफ। तो कितना इनकंसिस्टेंट बैटिंग रही है इनकी इस सीजन, वो आप देख लीजिए। केएल राहुल की परफॉर्मेंस ओवरऑल इन टोटल देखेंगे तो अच्छी रही है। उन्होंने इस सीजन अपने बल्ले से मैचेस भी जिताए हैं, रन्स भी उनके बल्ले से ठीक ठाक निकले हैं, इंपैक्ट भी रहा है, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने ठीक ठाक मेंटेन किया है। पतुम निशंका के साथ प्रॉब्लम रही है कि 150 उन्होंने सिर्फ बनाई है, उसके अलावा पूरा उनका खाली रहा है। नीतीश राणा शुरू में रन नहीं बना रहे थे, अभी 2-3 पारियां उनकी तरफ से आ गई हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में चॉपिंग चेंजेस कितनी हुई है यार। करुण नायर जिस प्लेयर ने आपको एक मैच 2 कैचेज छोड़ करके, वो मैच में खेल भी नहीं रहा था, सिर्फ वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में आते हैं, कैचेज छोड़ते हैं और टीम को मैच हरवा देते हैं। उसके बावजूद उस प्लेयर को दोबारा से रिवॉर्ड कर दिया गया प्लेइंग 11 में, और कुछ प्लेयर जो वेट कर रहे हैं वो वेट ही करते रह गए, उनको मौका ही नहीं मिल पाया। आपने डेविड मिलर को भी बाहर कर दिया, ट्राइसन स्टब्स के भी रन नहीं बने। सो बेसिकली कोलैप्स हो रहा था। आपको इंपैक्ट प्लेयर जो है वो गेंदबाज की जगह पर बैट्समैन इस्तेमाल करना पड़ गया, जो आपकी प्लानिंग थी वो कंप्लीटली डिरेल हो गई। फिर उसके बाद जो आप देखेंगे ना, मिचेल स्टार्क काफ़ी लेट आए हैं कि आईपीएल खत्म ही हो चुका था दिल्ली कैपिटल्स का, तभी आके उन्होंने खेलना शुरू किया। देन फिर लुंगी अंगीडी बीच में इंजर्ड हो गए, वो भी इनके लिए एक रीज़न रहा। कुलदीप यादव ने भी उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की। अक्षर पटेल स्ट्रगल कर ही रहे थे कप्तानी के फ्रंट पर भी, बल्लेबाजी तो उनकी बहुत खराब रही है इस सीजन, बिल्कुल उन्होंने रन नहीं बनाए। फिर कप्तानी, गेंदबाजी, हर फ्रंट पर जो है वो स्ट्रगल ही नजर आ रहा था। तो ये सब जो है वो क्रिकेटिंग रीजन है, और मेनली क्या है ना, सिलेक्शंस बहुत गलत हुए हैं इस टीम में। अब किस वजह से हुए, क्यों हुए, वो सब थोड़ा सा मैंने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश जरूर की है। बाकी आप में से किसी को पता है तो बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसे हॉरिबल सिलेक्शंस कैसे किए हैं। अब यहां से ये दोनों टीमें इस मुकाबले में क्या कर सकती हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम, पहले बात करते हैं कि क्या कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स के पास कुछ नहीं बचा है, जितना जो कुछ था वो मुझे लगता है कि अब चल चुके हैं। अभिषेक पोरेल की हम बात जरूर कर सकते हैं कि उनको खिलाया जा सकता है, लेकिन उनके खेलने ना खेलने से कितना डिफरेंस इस टीम पर पड़ जाएगा। जिस टीम को आपने पूरा अभी तक एकदम चिकरगन्नी बनाया हुआ है, ओपनर आपके फिक्स रहे हैं, 3 नंबर आपका फिक्स रहा है, मिडिल ऑर्डर में किसी का पता है कि कौन 4 नंबर है, कौन 5 नंबर है, कौन 6 नंबर है। यार फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम करते हैं मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में, बट एटलीस्ट बैट्समैन को पता होना चाहिए। जो अच्छी टीमें हैं, जो इस साल अच्छा खेल रही हैं, आप उनका देखिए बैटिंग ऑर्डर, आपको पता है कि पहले 4-5 कौन से हैं, उसके बाद चलो चेंज हो जाता है कि कौन तेज खेलता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, डिमांड ऑफ द गेम, वैसे वो प्लेयर ऊपर नीचे हो जाता है। बट इस टीम में तो 3 के बाद पता ही नहीं है, और फिर 3 भी हिला है, ऐसा नहीं कि 3 नंबर वाला प्लेयर हिला नहीं है। इवन आपने ओपनिंग भी हिलाई है, एक प्लेयर को निकाला, फिर एक प्लेयर को एक मैच के लिए लाए, फिर आपने चेंज किया। तो चॉपिंग चेंजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है और कौन से कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए। पहले तो ये अपना फॉरेनर्स का कॉम्बिनेशन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। आपने पहले डेविड मिलर को बाहर कर दिया, फिर आपने काइल जेमिसन और मिचेल स्टार्क को साथ खिलाया, फिर लुंगी अंगीडी वापस आ गए, तो फिर वो एक कॉम्बिनेशन रहेगा। तो फॉरेनर्स ही तय हो जाए पहले, वही जरूरी है इनके लिए। और आई थिंक पथुम निशंका अगर इतने मैचेस खेलने के बाद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको नहीं खिलाना चाहिए। बड़ा सीधा, सिंपल, सरल सा लॉजिक है। आपके पास इंडियन प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड हैं, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी मिल जाए। अगर आप अभिषेक पोरेल को केएल राहुल के साथ खिला लें तो आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, ओपनर भी मिल जाएगा। एंड देन फिर अगर पृथ्वी शॉ को भी आप खिलाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभिषेक पोरेल को 3 खिला सकते हैं, या आप पृथ्वी शॉ को ना खिलाएं, एक साथ 2 चेंजेस ना करें, नीतीश राणा को 3 नंबर ही रहने दें। आप मुझे ये बताइए कि समीर रिजवी इस टीम में 4 नंबर खेल रहे थे शुरुआती मैचेस में, उन्होंने 2 अच्छी पारियां खेली, 2 मैचेस भी जिताए, फिर वो नीचे क्यों गए बैटिंग ऑर्डर में। मतलब अगर किसी प्लेयर ने एक पर्टिकुलर नंबर पर डिफिकल्ट सिचुएशन में आकर के 2 मैच विनिंग नॉक खेल दिए हैं, तो उस प्लेयर को उसके बैटिंग ऑर्डर से, उसकी पोजीशन से क्यों हटाया गया? क्या कमी है उसकी स्किल में, या क्या वजह थी उसके पीछे? फिर डेविड मिलर चलो छोड़ दो, आपने जैसे खिला के उनको बाहर किया, फिर ट्राइसन स्टब्स खेल रहे हैं। अक्षर पटेल का रन बनाना वो एक वजह रही है। आशुतोष शर्मा को भी मौके मिले हैं पिछले कुछ मैचेस में, तो वो फ्लॉप रहे हैं एक तरह से आप कह सकते हैं। उन्होंने उतना इंपैक्ट डाला नहीं है जितना पिछले सीजन जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी चल रही थी। फिर विप्रज निगम के साथ क्या किया इस टीम ने? आपने शुरू में उनको खिलाया, 1-2 मैच में उनकी गेंदबाजी खराब हो गई तो फिर आपने उनको बाहर कर दिया। वो तो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे थे ना, तो गेंदबाजी, बल्लेबाजी कहीं तो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो टिकी ही नहीं टीम, किसी भी प्लान पर टिकी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप केकेआर देखो तो केकेआर पिछले 3 मैचेस में
थोड़ा थोड़ा सा सेटल हुई है। उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं बदले, वो हारते जरूर रहे बट उनकी गेंदबाजी वही रही। देखो फास्ट बॉलिंग में उनके पास ऑप्शंस था नहीं, स्पिन बॉलिंग में उनके बेस्ट बॉलर थे, उन पर उन्होंने ट्रस्ट किया, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो चाहे सुनील नारायण हो। सुनील नारायण तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे कम से कम। हाँ, केकेआर के लिए भी ये था कि कुछ प्लेयर्स बाहर किए जा सकते थे जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल रमनदीप सिंह, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी तो उनको बाहर किया जा सकता था, तेजस्वी दहिया को खिलाया जा सकता था, वो अभी भी होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि टॉप ऑर्डर में उन्होंने चेंज किया, फिर अजिंक्य रहाणे एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, फिर उनको खिलाने की मजबूरी भी केकेआर के सामने रहती है कि वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और खेलने भी चाहिए, कप्तान है तो फिर ये कप्तान की जगह को लेकर के आप सवाल नहीं उठा सकते, या तो फिर आप उनको कप्तानी से हटा दीजिए। और बाकी जो भी प्लेयर थे, अंग्रेज रघुवंशी परफॉर्म कर रहे थे, कैम ग्रीन पर इतना बड़ा पैसा आपने लगाया था, बट रॉबिन पॉवेल मुझे समझ नहीं आया। रॉबिन पॉवेल जैसे प्लेयर जो है ना, वो आईपीएल में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। परफॉर्मेंस आप बता दीजिए, खेल तो रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई ऐसा उनकी खास परफॉर्मेंस रही नहीं है, उनकी जगह पर भी आप किसी और प्लेयर को खिला सकते हैं अगर आप चाहें, वो ज़्यादा वैल्यू दे देगा ओवरऑल आपसे। हाँ, कैच उन्होंने पिछले मैच में एक अच्छा पकड़ लिया था, थोड़ा बहुत बल्ले से रन जरूर बना दिए, बट आई थिंक जब आप एक बेहतर टीम बनाना चाहेंगे ना, तो रॉबिन पॉवेल उस टीम में मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे। आपके हिसाब से केकेआर की टीम को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए अभी, और डीसी की टीम को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कि ये मुकाबला कौन जीत रहा है। बाकी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।